नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र और देखने वाले हैं दूसरा में कर्क रेखा, तीसरा में मानक समय और साथ साथ में जो है संलग्न क्षेत्र मंडल के बारे में देखने वाले हैं और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के परिचय के बारे में देखा था कि जिसमें हम लोग भारत के अवस्थिति देखे थे, उसमें भारत के आकार, क्षेत्रफल, इन सारी चीजों को देखे थे। और ये भारत के भूगोल जो सीरीज चलने वाली है, इसका ये दूसरा क्लास है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि यानी तट से, जो समुद्र तट होता है, मुख्य भूमि से समुद्र की ओर 12 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इस प्रादेशिक कितना दूरी है, तो अपने तट रेखा से 12 किलोमीटर समुद्र की तरफ के जो क्षेत्र है उसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। याद रखना है कि एक समुद्री मील के बराबर कितना होता है, 1.85200 किलोमीटर होता है। इस क्षेत्र में जो प्रादेशिक जल सीमा है, इसमें कौन कौन से अधिकार होते हैं किसी भी देश का। तो याद रखना है कि अगर कोई भी देश है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भारत सरकार को यानी इस प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार का मतलब है कि कोई भी चीज कार्य कर सकता है। तो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरा चलते हैं कि तट रेखा से समुद्र की ओर 24 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसको संलग्न क्षेत्र मंडल के नाम से जानते हैं, यानी उसको कहते हैं कंटीजियस जोन। ठीक है, तो कितना आपको बता है, तो तट रेखा से 24 किलोमीटर, ठीक है, जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग संलग्न क्षेत्र मंडल या कंटीजियस जोन कहते हैं। और इस कंटीजियस जोन में भारत सरकार का कुल राजकोषीय अधिकार, साथ में सीमा शुल्क का अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार, प्रवासी कानून को लागू करने का अधिकार, ये सारी जो है अधिकार का प्रयोग वो यानी भारत सरकार संलग्न क्षेत्र मंडल में कर सकता है। ठीक है, और तीसरा है यानी जो है हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्षेत्र तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र में अंदर की, ठीक है, क्षेत्र को क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो खनिज जो संपदा का दोहन का अधिकार होता है। इसके अलावा सागरीय जल शक्ति का उपयोग करने का अधिकार होता है। साथ में समुद्री जीवों का सर्वेक्षण का अधिकार होता है। और यानी कहने का मतलब कि इस क्षेत्र में कुछ अन्य संसाधन भी है, समुद्री संसाधन, उनका भी हम दोहन कर सकते हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र का संरक्षण का अधिकार और साथ में रिसर्च यानी अनुसंधान का अधिकार जो है होता है। तो फिर से देखते हैं कि समुद्र तट रेखा से 12 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा और तट रेखा से 24 किलोमीटर क्षेत्र को क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल, और तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब थोड़ी चलते हैं हम लोग कर्क रेखा के बारे में, देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है कि ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना है कि पहला जो है हमारा राज्य है ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात। तो यानी हम यदि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है,
तो पहला है गुजरात, दूसरा नंबर पे है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा जब राजस्थान से बढ़ती है आगे तो तीसरा है मध्य प्रदेश यानी एमपी। एमपी से जब आगे बढ़ती है तो कहां प्रवेश करती है? यानी छत्तीसगढ़। कहां प्रवेश करती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे देखेंगे तो कौन है? झारखंड। झारखंड। झारखंड के आगे देखेंगे तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये जो कर्क रेखा ये बांग्लादेश है, इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश को पार करते हुए कहां पहुंचती है? तो ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद जो है अंत में जो है ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम। तो देखते हैं कि जो भारत जो है भारत के कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्क रेखा जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी? तो 8 स्टेट से होकर गुजरी। 8 राज्य। कितने राज्यों से होकर गुजरी? 8 राज्य। तो आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो याद रखना है कि ये है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री इसको कहते हैं याम्योत्तर। ठीक है, भारत का जो है मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री है देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर ठीक है माना गया है। हालांकि भारत का जो है यानी पूरब से पश्चिम की जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा है। इसमें दो यानी कहने का मतलब मानक समय होना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए भारत में मात्र 82.5 डिग्री जो है देशांतर रेखा को ही मानक याम्योत्तर माना गया है। और ये कहां से होकर गुजरता है? तो यूपी का जो है मिर्जापुर। ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से होके गुजरता है। और इससे पूछ सकता है कि भारत की जो याम्योत्तर जो है मानक याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा 5 राज्य है? तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले कौन है? यूपी। सबसे पहले कौन है? यूपी। दूसरा कौन है? एमपी। यानी यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। इसके अलावा कौन से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलावा जो है कहां प्रवेश करती है? तो उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अलावा कहां से? तो देखेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के जो है ये भारत का मानक याम्योत्तर रेखा गुजरता है। ठीक है, तो जो भारत का मानक याम्योत्तर रेखा जो यूपी के मिर्जापुर से होकर क्रॉस करता है, इसकी जो है दूरी यानी जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो यदि वहां पर 12 बजता है तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? ठीक है, तो 5:30 बजेगा। तो आज के क्लास में हम यानी भारत के भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या देखे? भारत, ठीक है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र देख लिए, इसके अलावा संलग्न क्षेत्र मंडल देख लिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र देख लिए। ठीक है, और अगला क्लास में हम लोग इसके जो अगला टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।